नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है कुंदर की, उसी के एक गांव की वो रहने वाली थी। 18 मार्च 2022 को वो होली का पर्व मनाकर अपने घर पर ना रही थी। इसी बीच में उसने घर में 3 दबंग घुस आते हैं। उन 3 दबंगों ने उसके नहाते हुए कहा, अश्लील वीडियो बनाया, फोटो भी उतार लिया। उसने विरोध किया तो उसने दबंगों ने इसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। छात्रा इस बात को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाती है। अपने पिता से पूरी कहानी बयां कर दी है। इसके बाद उसके पिता और वो लड़की थाने जाकर FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं। लेकिन इस थाने में तैनात एक दारोगा जिसका नाम होता है लित चौधरी इस पूरे मामले को सुनता जरूर है, लेकिन सुनने के बाद उसने महज शांतिभंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली। ऐसा बताया जाता है कि उस छात्र ने अपनी जिंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर डाला। इसके बावजूद भी उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और भविष्य में उसने एक ऐसी घटना की जिस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां जहां तक ये बात पहुंच रही है, वहां के पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर थूथ, क्योंकि उसने जो काम किया है वो वाकई अपना आप में बहुत शर्मनाक है। आज की कहानी उसी दारोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छुपाकर मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग गया है। आदाब, नमस्कार, सस्ते अकाल में उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल SP से मिलने के लिए यानी कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए अपने इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज लगती है। आवाज लगने के बाद वो महिला कांस्टेबल जैसे ही SP के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे और रोने लगते हैं। SP ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों, क्या बात है? जब उसने कहानी बताई तो बाकी उसकी कहानी दर्दनाक थी। बताती है कि वो मुरादाबाद के एक मझौरा थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है। उसी मझौला थाने में हेल्प डेस्क पर वो काम करती थी। उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दारोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दारोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में महिला कांस्टेबल थोड़ी अच्छी सुंदर होती है। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहां के रहने वाली हूं। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दारोगा ने कहा, एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है? उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते हुए बोला, ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? उसने कहा कि जो आपके बगल वाला जिला है यानी कि बुलंदशहर है, मैं वहां का रहने वाला हूं। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि कोई जिसे अपना मिल गया। जब इसमें कोई अपना मिलता है तो उससे आत्मीयता, उससे नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक है। रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उसे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उस लड़की, इनकी महिला कांस्टेबल का जो गांव है वही दारोगा की ननिहाल है। उसकी माँ का मायका वहीं का है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और ये पहला बार वाक़या था। अभी इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वो दारोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था और उसे अपने साथ उसे छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे ये एक शुरुआत थी और शुरुआत जब ऐसी चलती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दारोगा की थोड़ी नज़दीकियां बढ़ जाती है और मौका पाते ही एक दिन उसे वो अपने कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नज़दीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है
कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिग हो। दारोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाई और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, तब उसे पता चलता है उसके पेट में महिला कांस्टेबल के अचानक से दर्द उठने लगता है। उसने कहा दारोगा से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दारोगा कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें ये बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ इसे ऐसी दवाइयां खिलाई जाती है जिस दवा के खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसका गर्भपात हो जाता है और वो फिर एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था। और वो महिला कांस्टेबल विरोध भी करवाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसने उसके दिमाग में पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का अपना कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूं। वो फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फोन आता है। जब फोन पर उधर से महिला की आवाज आती है, वो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो। वो बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाएं यानी कि एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, दूसरी तरफ एक और महिला होती है। उस महिला का दावा था कि वो इस दरोगा की बीवी है, उसकी पत्नी है। इस बात को महिला कांस्टेबल बिल्कुल जानती ही नहीं थी कि ये दारोगा शादीशुदा है और इसी बात को देखते हुए पूरी कहासुनी होती है। महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी और उस महिला ने बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। इस बात पर भी इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है। कुछ बात आगे बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है इस पर ऐतराज करती है, विरोध जताती है और विरोध जताने के बाद इस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने न केवल मेरे शरीर से खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया और दोनों बार ही मेरा गर्भपात भी करा दिया। इस बात को लेकर उसने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो। दरोगा से कुछ इस तरह की बात करके वो अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती है और साथ ही कहती है कि मैं भी अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला केवल अलीगढ़ जाती है, अपने घर अपने परिवार वालों से शादी की बात कराती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बात तय हो जाती है और महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे महिला कांस्टेबल सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, ये बात दारोगा को पता चल जाती है। दारोगा उसके साथ मारपीट करता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी जीने का अवसर दो, तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही महिला कांस्टेबल है ये बात सुनी वो से बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफर करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है, उसने जब अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को देती है। दारोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उससे दारोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार 2 बार दवाइयां खाई हैं, ठीक वैसे ही दवाइयां खा लो और बात खत्म करो।
जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयां नहीं खाने वाली हूं, मुझे परेशान मत करो, तभी वो दारोगा कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दवाइयां नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया तो देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। आखिरकार करें तो क्या करें? इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल है, उस दरोगा से उसकी कथनी, उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही। तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है। अमरोहा में जाने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करता है, फिर आराम से वहां से चला जाता है। अब इस बात को सोचने में इसे कई दिन का वक्त लग जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपके जिले यानी अमरोहा के जो एसपी हैं, कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। तुम्हें पूरी कहानी, पूरी बात उनसे बतानी चाहिए। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन जब उसके साथियों ने जब इस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से ये बात करनी ही चाहिए, तब वो 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां करती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो महिला थाने में फोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है। इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही कहानी उस महिला थाने में जाकर बताई जाती है, तो पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन तीनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 32331, 350, 4506 और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जो जांच दी जाती है, वो एसपी की तरफ से नौगामा सदाब की CEO होती है। अंजलि कटारिया, उन्हें मामले की जांच दी जाती है। अभी इस नौगावां सदाब की जो CO साहिबा है, उन्होंने इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया उनकी लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है, ये तो फिर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरगाह को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में FIR दर्ज हो चुकी है, तब वो मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर कराकर सीधा पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि पहली बार उस दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्र की जान चली जाती है। शायद उसे तभी अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसने निभाने के लिए कस्में खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश के पुलिस उस पर थू-थू नहीं कर रही होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, बल्कि काम के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ इस तरह से डर हुआ हावी होता है और उसके साथ वो लगातार कई साल तक शोषण करता चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस मुरादाबाद जिले के अंदर उस दारोगा की लगभग 5 साल तक तैनाती रहती है और कई साल तक इस महिला कांस्टेबल का वो शोषण करता रहता है। जाते जाते आज मुरादाबाद के रहने वाली है आबिदा, साथ ही सीतापुर के रहने वाले हैं मोहम्मद फैज, आज इनका जन्मदिन है, साथ ही गणपत सिंह है, आज इनके बेटे का भी जन्मदिन है। इनके बेटे को भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।
साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रामदेव हैं, निर्भय कश्यप, सचिन यादव, प्रमोद मोहम्मद सरबर, पवन चौधरी, राकेश तंवर, मिंटू कश्यप, आदेश त्रिपाठी एडवोकेट औरिया के रहने वाले हैं, राजीव राही किशनगंज के रहने वाले हैं, मोहम्मद शहजाद जो कि शामली से हैं, मुकेश कुमार, गाजियाबाद से जमीर उल पठान, फर्रुखाबाद से श्याम कुमार वर्मा रांची के रहने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की सच्ची घटना आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।